भारत में भी रेजिम डिग्रेडेशन ऑपरेशन चला था, बट उसका जो वो उदाहरण देके हमें दिखाना चाहते थे वो बांग्लादेश में हमें देखने को मिला। बे ऑफ बंगाल का पूरा एरिया है, ओशनिक एरिया, उस जगह पर हम अपना मैरीटाइम डोमिनेंस अमेरिका बनाना चाहती थी बिकॉज वो चाइना को वहाँ से काउंटर करना चाहते थे। अब बांग्लादेश को एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है क्योंकि पहले उसके पास खुद की एक आइडेंटिटी थी जिस नज़रिए से वो अपने आप को वर्ल्ड में भी देखते थे, बट अब आज उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि वो अमेरिका के साथ जुड़े, चाइना के साथ जुड़े। तो इस फ्रस्ट्रेशन में एक एंटी इंडिया रेटरिक जनरेट करके वहाँ पर ये चीज़ें देखी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और आपके यहाँ पर इंडिया में एक यूट्यूब कार्टल बैठ के जो है उस समय प्रोपोगेंडा चला रहा है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आवाम को हमारी सेना मार रही है। आप ये स्टेटमेंट तब तो नहीं देते जब इंडिया की आवाम जो है कश्मीर में जाकर शहीद हो जाती है टेररिस्ट के नाम पर। नैरेटिव की लड़ाई में एक ही चीज़ है कि इफ़ यू कैन नॉट कंट्रोल देम देन कंफ्यूज देम, और इसी प्रिंसिपल पे ये लोग सब चलते हैं। ये डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश के लिए कितना कारगर रहेगा? इलेक्शन तो बांग्लादेश में फरवरी में होना ही होना है, वो चाहे जो मर्जी हो जाए, बट द लार्जर क्वेश्चन इज कि यहाँ पर अब एस्पिरेशन सबके बन गए हैं। मोहम्मद यूनुस ने जिस तरीके से पिछले 1 साल में सरकार चलाई है वो एज अ केयर टेकर भी कह लीजिए, लेकिन वहाँ पर ग्राउंड लेवल पर कोई अचीवमेंट नहीं हुआ है। आप अपने कंट्री के टैलेंट को रिटेन नहीं कर पा रहे हो। आपका कंट्री का टैलेंट बाहर जाके एक बड़ी कंपनी का CEO बन जाता है, हम तालियां बजाते हैं उसको लेके। मार्शल लॉ होगा एंड अमेरिका इज ऑलवेज मोर कंफर्टेबल इन डीलिंग विद डिक्टेटर्स। वो पूरे वर्ल्ड में जो है प्रचार डेमोक्रेसी का करते हैं लेकिन डील सारे डिक्टेटर से करते हैं। कितना बड़ा प्राइस आसिम मुनीर पे करने वाले हैं इस पे? देखिए, आप अगर ट्रंप को एक स्ट्रेटेजिक बिजनेसमैन मानते हैं तो पहली बात तो वो थोड़ा सा एक डिबेटेबल इशू है बिकॉज वो सिर्फ एक गोरा विजय माल्या है और कुछ नहीं है उसमें फर्क। ये 20 पीस प्लान जो आया था, इसको सुनते सार द 2 कंट्रीज हैप्पीएस्ट इन द वर्ल्ड वर रशिया एंड चाइना हु वांटेड अमेरिका डिक्लाइन टू बिगिन लाइक दिस। अगर हम चिकन स्नेक की या सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात करें तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर एक सिक्योरिटी थ्रेट है। वो ये नहीं है कि कोई भी एडवर्सरी उसको चोक करेगा, बट वहाँ पे वो केओस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इशू इंडिया में क्या आता है कि आप किसी इलीगल इमिग्रेंट को पकड़ो तो यहाँ पर कुछ लोगों को दर्द होने लग जाता है, उनको ह्यूमैनिटेरियनिज्म दिखने लग जाता है। नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। जियोपॉलिटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है हमारे शो पे जिसको डिस्कस करने के लिए बहुत सारे गेस्ट आए हैं, बहुत सारा कंटेंट ऐसा जनरेट हुआ है जिसने डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी ऑडियंस पे डाल करके बहुत सारा प्यार भी मिला है उस कंटेंट को। आज हम यही एक जियोपॉलिटिकल कुछ इवेंट्स है जिनको डिस्कस करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में है। पवनीत सिंह जी, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके वीडियोस, आपके पॉडकास्ट तो बहुत ख़ास हैं ही। एक पर्सपेक्टिव 360 डिग्री पर्सपेक्टिव आप देते हैं किसी भी इवेंट का, किसी भी इंटरनेशनल इवेंट का, जियोपॉलिटिकल किसी भी नैरेटिव का। आज भी ऐसा ही कुछ नैरेटिव है, खासकर जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश की जब हम बात करते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ये हैं कि भारत का लगभग 4096 किलोमीटर लॉन्ग जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ है। ऐसे में जो हाल फिलहाल जो अभी ज्वलंत बर्निंग इशू है, जो एक हिंदू पर्सन है, एक मैन है, वो लिंच्ड होता है, मार दिया जाता है। ऐसे में बहुत कुछ रेपरकशंस ना केवल बांग्लादेश में लेकिन भारत में भी हो रहे हैं। लेकिन इस तरीके का जो इंसिडेंट है, आपको लगता है एक टाइम टेस्टेड एक फ्रेंड, खासकर शेख हसीना के रेजीम में 15 साल बहुत अच्छे रिलेशंस रहे बांग्लादेश के साथ, एक ट्रस्ट, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, बहुत सारा ट्रेड, इकोनॉमिक फैक्टर्स, एकदम से एक नोज डाइव हो गया है। आपको लगता है बियॉन्ड रिपेयर ये रिलेशंस बांग्लादेश के साथ हो गए हैं भारत के? नहीं, देखिए, बांग्लादेश के साथ रिलेशंस ख़राब ज़रूर हुए हैं पिछले 1 साल में, और वो भी तब हुए हैं जब एक फोर्सेबल तरीके से रेजिम चेंज वहाँ पर ऑपरेशन अमेरिका ने किया, और उस रेजिम चेंज के थ्रू वो एक मैसेज भारत को भी देने की कोशिश बहुत लंबे समय से कर रहे थे कि देखिए, हमें आपकी रेजिम से बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी और सिक्योरिटी नहीं दिखती है। तो एक भारत में भी रेजिम डिग्रेडेशन ऑपरेशन चला था, बट उसका जो वो उदाहरण देके हमें दिखाना चाहते थे वो बांग्लादेश में हमें देखने को मिला, पहली बात। और दूसरी बात कि वहाँ पर उन्होंने जब अपने वो क्लिंटन फाउंडेशन से लाकर मोहम्मद यूनुस को बिठाया तो उनका ऑब्जेक्टिव उस समय ये था कि ठीक है, हम एक ऐसे व्यक्ति को ला सकते हैं जिसके तहत हम कम से कम जो बे ऑफ बंगाल का पूरा एरिया है, ओशनिक एरिया, उस जगह पर हम अपना मैरीटाइम डोमिनेंस अमेरिका बनाना चाहती थी बिकॉज वो चाइना को वहाँ से काउंटर करना चाहते थे। लेकिन आज की डेट में बांग्लादेश एक ऐसी टेरिटरी बन चुकी है जो कि चाइना अमेरिका का कंपटीशन झेल रही है, और जो भी वहाँ पर गतिविधियाँ हो रही हैं ये एंटी इंडिया रेटरिक वहाँ पर तो एक बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट बन चुका है।
बट रियलिटी में जो इशू है वो है वहाँ पर चाइना और अमेरिका का एक इन डेप्थ कॉम्पिटिशन। तो जाहिर सी बात है कि अब बांग्लादेश को एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है, क्योंकि पहले उसके पास खुद की एक आइडेंटिटी थी जिस नज़रिए से वो अपने आप को वर्ल्ड में भी देखते थे, बट अब आज उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि वो अमेरिका के साथ जुड़ें, चाइना के साथ जुड़ें। तो इस फ्रस्ट्रेशन में एक एंटी इंडिया रेटरिक जनरेट करके वहाँ पर ये चीज़ें देखी जा रही हैं। तो डेफिनेटली मतलब रिलेशंस अभी नोज डाइव भी किए हैं, ख़राब भी हैं, बट हाँ डिप्लोमेसी में ऐसा कभी नहीं होता कि देयर इज समथिंग कॉल्ड इररिपेरेबल। तो कुछ भी रिपेयर कभी भी हो सकता है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि कुछ रेड लाइंस हैं जिनको क्रॉस नहीं करना चाहिए। जैसे पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है वो बहुत डिटेरियोरेट हो चुका है, वो लगातार कई वर्षों से डिप्लोमेटिक चैनल्स खोले, चीज़ें अच्छी करने की कोशिश की, लेकिन एक पाकिस्तान के साथ ये रहता है कि बाज नहीं आने वाली बात, वापस से फिर वही चीज़ आइडेंटिटी क्राइसिस की आपने बात की कि बांग्लादेश में भी वही आइडेंटिटी क्राइसिस की सिचुएशन खड़ी हो गई है जो कुछ समय पहले पाकिस्तान में थी, जिसके चलते ये वापस ये टेररिस्ट अटैक्स और ये सारी चीज़ें शुरू की गई। ऐसे में आपको लगता है कि जो सॉफ्ट फाइबर होता है, जो देश का जो सॉफ्ट पावर होती है, खासकर जैसे हम नेपाल में देखें जेनजी को बरगलाना, जिस तरह से आपने बोला कि यूएस डीप स्टेट किया, बहुत आपने डिकोड किया बहुत आसान शब्दों में, जैसे नेपाल में हुआ वैसे बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में तो लगातार हिंदू मुस्लिम करते रहना, वही भारत में भी आपने बोला शाहीन बाग का एक ऐसा केस था जहाँ से वो चीज़ शुरू करी गई। लार्जर एजेंडा अगर मैं इस डीप स्टेट का समझूं क्या है? देखिए, एक लाइन में अगर हम बोलें कि लार्जर एजेंडा क्या है तो वो ये है कि दे डोंट वांट टू सी द राइज ऑफ इंडिया, जो उनकी तरफ से एक बिल्कुल क्लियर कट पॉइंट है, क्योंकि वो इंडिया को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। इस रीजन से टू टाइप की स्ट्रेटजीज का उन्होंने हमेशा से काम किया है। पहला तो कि भाई पॉलिटिकली इनको राइज मत होने दो, अगर आप पॉलिटिकली इंडिया को डाउन करके रखते हो तो वो मिलिट्रली और रीजनली और डिप्लोमेटिकली तीनों डाउन रहती है। और दूसरा है कि आप उसको एक रिलीजियस लेवल पर भी डाउन रखो। इसी रीजन से आप देखिए कि डीप स्टेट का एजेंडा जो ये ड्यूअल लेवल पे चलता है, इसमें एक जगह पर पूरे वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस मिलके पहले तो हिंदुइज्म को पहले एक नेगेटिव नजरिए से दिखाएंगे, हिंदुइज्म को डिमीन करेंगे जिससे कि पॉपुलेशन में एक क्राइसिस पैदा हो, मॉरल क्राइसिस पैदा हो, और दूसरा फिर आप उसको सिमिलरली डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल पर लेके जाइए ताकि दोनों जगह पर इंडिया जो है एक सबड्यूड प्लेयर बन के रहे। तो डीप स्टेट का एजेंडा ये हमेशा से रहा है। और दूसरा है कि ये जितने भी नेबर्स हैं उनका प्रयोग इस एक्सपेरिमेंट में इंडिया को रीजनली बॉक डाउन करने में हमेशा इन लोगों का यही गेम रहा है, और ये आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि जितना इंडिया राइज करने की कोशिश करेगी उतना ही नीचे खींचने की यहाँ पर ताकतें आप देखोगे कि वो इमर्ज करके बाहर आती रहेंगी। और खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पवनीत जी तो एक नैरेटिव वॉर है जिसमें यूएस ने अपने आप को बिग ब्रदर की, बार बार यही बात हो रही है कि इंडिया भारत हर तरीके से सक्सेसफुल रहा, लेकिन जो नैरेटिव वॉर है जिसमें एकदम से ट्रंप कूद पड़ते हैं और अपने आप को बिग ब्रदर के रोल में इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि रुको 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 मैंने ये किया वो किया ऐसे करके। तो ये जो डीप स्टेट का जो नेटवर्क है ये कितना इन्फ्लुएंशियल आप इस वक्त देख रहे हैं भारत को घेरने की जो कोशिश की जा रही है? नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये हमें जानना है कि इवन ऑपरेशन सिंदूर में भी जो हमने मिलिट्री रिस्पांस दिया उसके बारे में कोई आज की डेट में ऐसा क्वेश्चन मार्क नहीं है। लेकिन जो इशू जो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली मुझे भी लगता है कि सरकार समाओ नहीं एक्सेप्ट करने को तैयार, बट वी मस्ट एक्सेप्ट एज सिटीजन्स, तभी हम उस चीज़ को ओवरकम कर पाएंगे, वो ये है कि हम नैरेटिव वॉर हारे हैं। सिंदूर में हमने पूरी की पूरी नैरेटिव वॉर हारी है। हमने चाहे मिलिट्री लेवल पर उनको वो जवाब दिया जिसको अब वो 50 बार करने से पहले दोबारा सोचेंगे, बट कहीं ना कहीं जब आप नैरेटिव को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और आपके यहाँ पर इंडिया में एक यूट्यूब कार्टल बैठ के जो है उस समय प्रोपोगेंडा चला रहा है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आवाम को हमारी सेना मार रही है। यार, आप इंडियन हो, आपको अगर पाकिस्तान की आवाम मर रही है तो इससे इतना आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप ये स्टेटमेंट तब तो नहीं देते जब इंडिया की आवाम जो है कश्मीर में जाकर शहीद हो जाती है टेररिस्ट के नाम पे। तो ये जो नैरेटिव वॉर है, जहां पर पहली बात ये प्रोपोगेंडा का जो गेम है, ये डीप स्टेट आज की डेट में इसको कैपिटलाइज कर रहा है। इसीलिए मैंने बोला कि आप जितना भी डीप स्टेट को टैकल करने की कोशिश करोगे वो तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप इस नैरेटिव की लड़ाई को नहीं जीतते। और ये नैरेटिव की लड़ाई में एक ही चीज है कि इफ यू कैन नॉट कंट्रोल देम देन कंफ्यूज देम, और इसी प्रिंसिपल पे ये लोग सब चलते हैं। तो ये चलता रहेगा आगे। और आप, मैंने वही बोला आपको कि जितने भी इंडिया के नेबर्स हैं, नेबर्स तो चलिए आप उनको टैकल कर भी लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो, बट ये जो इंडिया के अंदर के बैठे हुए सांप हैं इनको आप कैसे टैकल करोगे? दैट इज द बिगर क्वेश्चन मार्क। क्योंकि आप एक चीज याद रखो कि कोई भी कंट्री किसी एक्सटर्नल अटैक से कभी डिफीट नहीं हुई है। डिफीट इन द सेंस कि मतलब कोलैप्स नहीं करी है। True.
कोई कंट्री अगर कोलैप्स करी है तो वो अपने इंटरनल वीकनेस से कोलैप्स करी है, और हम इस इंटरनल प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कभी तैयार ही नहीं होते। तो ये जब तक चलता रहेगा तब तक आपको ये चीज़ लेके चलनी है कि आप इस नैरेटिव की लड़ाई में आगे नहीं बढ़ पाओगे फिर। इससे पहले जब डीप स्टेट के बारे में बात करते थे, बहुत एक इंटेलेक्चुअल क्लास बैठ करके इस टॉपिक पे बात करते थे, लेकिन आज यंगस्टर्स भी बात करें, क्योंकि आप जैसे जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, इन्होंने डिकोड करके ये जो पूरा जो सिनारियो है सबके सामने रख दिया है। मैं इस डीप स्टेट पे ही एक दो सवाल और लूँगी। ये लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन अगर इस तरीके से चलता रहा, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन और इम्पैक्ट क्या होने वाला है भारत पर? नहीं, देखिए, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट यही होगा। आपको समझना है कि डीप स्टेट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप एंड गोल समझेंगे तो आप मीन समझेंगे। एंड गोल ये है कि इंडिया को राइज नहीं होने देना है। उसका मीन्स क्या है? मीन्स ये है कि भाई सोसाइटी में कंफ्यूजन पैदा कर दो, एक जगह जो चल रही है नैरेटिव की लड़ाई में इंडिया को डिफीट कर दो, जो ये करने की कोशिश करते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्रेन ड्रेन। तो जब आप ये तीनों चीज़ों को कंबाइन करके चलते हो, आप आज की डेट में देखो कि एक कॉन्सर्टेड अटेम्प्ट से पिछले लगभग 50 से 60 साल से हमारा सारा सुप्रीम क्वालिटी टैलेंट इंडिया का जो है वो छोड़ के बाहर भाग जाता है। जी। देखिए, आपको मोबिलिटी की राइट है, आप एक इंसान हो, आप किसी भी देश में जाकर कहीं पर भी रह सकते हो, नोबडी स्टॉप्स यू। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि पिछले 70 सालों में हमारी नाकामी को आप देखिए कि हम अपने इस टैलेंट को प्रोड्यूस करते हैं लेकिन रिटेन नहीं कर पाते। और कितनी आयरॉनिकल बात है कि इसको लेके आज तक कोई डिबेट नहीं होता हमारी सोसाइटी में। तो ये जब तक आप इस पूरे गेम प्लान को नहीं समझोगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है, आप अपने कंट्री के टैलेंट को रिटेन नहीं कर पा रहे हो, आपका कंट्री का टैलेंट बाहर जाके एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन जाता है, हम तालियां बजाते हैं उसको लेके। हमें अपने मुंह पे चांटे मारने चाहिए। वी शुड बी अशेम्ड ऑफ आवरसेल्व्स कि एक इंडियन अगर आज की डेट में जाके माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बन रहा है तो वो इंडिया में वो नहीं बना सकता था। ये तो हमारी नाकामी और निकम्मापन है कि हम उसको यहाँ पर केटर नहीं कर पाए। तो कब तक ये चीजें चलती रहेंगी? और जैसे जैसे आज की डेट में इंडिया में लोग वेल्थ कमाएंगे, आप देखो कि हर एक वेल्दी आदमी, अब जितना डेटा आता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से भी, हर साल जो है हजारों की मात्रा में लोग देश को छोड़ के जा रहे हैं। सो आज एक वेल्दी आदमी भी जा रहा है, एक इंटेलेक्चुअल आदमी भी जा रहा है। यहाँ पर कौन बचेगा? तंबाकू खाने वाला आदमी, सुबह से रात पीक फेंकने वाला आदमी। तो देन इन लोगों को तो आप डीप स्टेट के थ्रू सिर्फ आप इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे रखिए और इनको नैरेटिव चला के बेवकूफ बनाते रहिए। तो कहीं ना कहीं दिस इज द टाइम टू डू सम सीरियस कोर्स करेक्शन। बट अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम ये है कि ये सब चीजों के ऊपर कोई डिबेट नहीं होता हमारी सोसाइटी में। तो ये लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन हम इसको आज नहीं समझेंगे, ये चीज आपके सामने अगले 20 साल 30 साल डाउन लाइन आएगी। क्योंकि 20-30 साल के बाद आपके पास यहाँ पर टैलेंट ही नहीं बचेगा। आप देखो कि मैं अभी एक दिन ऐसे ही मतलब इंस्टाग्राम पे एक रील देख रहा था, वहां पे कोई बंदा इंटरव्यू कर रहा है कुछ हमारे सो कॉल्ड ये जेनजी लोगों को। वो पूछ रहा है कि आप चाय प्रेफर करोगे या माचा, एंड एवरीबॉडी इज लाइक चाय इज यू एंड माचा इज यू, वील प्रेफर माचा। यू नो, आर यू मेंटली आउट ऑफ योर ब्रेन? डोंट यू अंडरस्टैंड माचा इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ टी? बट द थिंग इज आप चाय को गाली दे रहे हो। नहीं, उसमें आई सॉ समबडी हु सेइंग कि यू नो चाय तो मेरा ड्राइवर पीता है। मतलब यू सी, दिस इज द फ्यूचर वी आर लिविंग। ये कल को जो आज की डेट में ये 20, 25, 30 साल के निब्बा निब्बी लोग हैं, सो कॉल्ड, आई एम सॉरी टू से दैट, ये देश का भविष्य है। यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ पीपल वी आर नाउ यू नो क्रिएटिंग हियर एंड व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर वी आर लुकिंग एट। यही लोग कल को जाके ब्यूरोक्रेसी में सिलेक्ट होंगे, और ऐसे ही सिलेक्ट हो रहे हैं आज की डेट में। आई डोंट नीड टू से इट, इट्स विजिबल। क्योंकि आज की डेट में ब्यूरोक्रेसी में क्या हो रहा है, काम कम हो रहा है और सोशल मीडिया टीमें ज्यादा चल रही हैं सिविल सर्वेंट्स की। सो आप देखो कि क्या माइंडसेट चल रहा है देश का यहाँ पे। सो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन आपको 25 साल बाद पता चलेगा कि एज अ सोसाइटी वी आर फिनिश्ड। सो अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि नोबडी इज कंसर्न्ड अबाउट ऑल दिस। जैसे आत्मनिर्भर भारत हो गया, इस तरीके के जो गेम चेंजर जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो सरकार ने क्रिएट किए हैं, पॉलिसी क्रिएट की है, जिसके तहत डिफेंस में भी आत्मनिर्भर हो गया, स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा एक बल मिल रहा है। इस तरीके के जो कोर्स करेक्शन की जो आप बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोर्स करेक्शन करना होगा भारत में ही, इनको जो सिटीजन्स हैं उनको इतना बफर या इतना कुशन देना होगा दैट हम रिटेन कर पाएँ अपने टैलेंट को। आपको लगता है ये कारगर पॉलिसीज़ हैं? आपके अकॉर्डिंग और क्या चेंजेस होने चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट चेंज जो होना चाहिए वो मेरे हिसाब से एजुकेशन लेवल पर होना चाहिए। हमारी एजुकेशन का भट्टा बैठा हुआ है। द काइंड ऑफ स्किल्स, मैं सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए बच्चों को पढ़ाता हूँ, और आप सोचिए कि वहां पर बच्चा आके अगर 25 साल का मुझे ये कह रहा है कि मुझे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना आता, तो इट इज अ डिसग्रेस ऑन दिस एजुकेशन सिस्टम। एक 25 साल के मतलब इतने बड़े आदमी को या एक औरत को, आई एम सॉरी टू यूज दैट लैंग्वेज, बट
आप सोच के देखिए कि एक 25 साल के व्यक्ति को अगर अखबार नहीं पढ़ना आ रहा है एंड दैट पर्सन इज स्ट्रगलिंग, नथिंग कैन बी अ बिगर ब्लॉट ऑन योर एजुकेशन सिस्टम देन दिस। आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, क्या हो रहा है स्कूलों में और कॉलेजों में? हमारे यूपीएससी के एग्जाम में आंसर राइटिंग होती है, मेंस एग्जाम होता है विच इज अ डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। यहाँ पे बच्चों से कलम नहीं पकड़ा जा रहा, उनसे एक 150 वर्ड का आंसर नहीं लिखा जा रहा। ये कॉलेज पास आउट्स हैं, ये क्या कॉलेज में पढ़ के आए हैं? कॉलेजों में क्या पढ़ा रहे हो आप? सो अनलेस और अनटिल यू डोंट चेंज योर एजुकेशन सिस्टम विच रिक्वायर्स अ रेडिकल रीहॉल, तब तक आप ये चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। दिस प्रॉब्लम विल रिमेन परपेचुअली देयर। कंडीशनिंग जो आप कह रहे हैं कि जो आज के बच्चों की हो रही है, जैसे हम लोगों के टाइम पे एक न्यूज़पेपर रीडिंग क्लास हुआ करता था। हमारे टाइम पे भी होता था, हमारे तो स्कूल में न्यूज़पेपर को मैंडेटरीली खरीदवाया जाता था, हमें सब्सक्राइब करवाया जाता था, बट अब वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कुछ। तो आप इस चीज को सोच के चलिए कि जिस तरीके से हमारी अपब्रिंगिंग हो रही है आज की डेट में, जिस तरीके से पेरेंटहुड हो रहा है, वेयर आर वी हेडिंग टू? सो दिस इज वेयर, एज आई सेड, कि लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज आप 20-25 साल डाउन द लाइन देखोगे एंड इट विल बी ट्रबलसम एट दैट टाइम। वो चीज होगी जो इररिपेयरेबल है उस समय। बांग्लादेश के टॉपिक पे दोबारा आती हूँ पवनी जी। ये सारा जो इशू शुरू हुआ है ये बहुत लंबा है, लेकिन ख़ासकर अगर मैं मोटी मोटी बात करूँ तो शेख हसीना ने जब से रिफ्यूज लिया है तब से लेकर के बहुत सारी चीज़ें डिमांड्स हैं। एक्स्ट्राडिशन की अगर मैं बात करूँ, हालांकि भारत ने अभी तक कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट भी नहीं आई है ढाका की तरफ से कि आप हमको वापस कर दिया, शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करना है, लेकिन एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी जो होती है उसके तहत भारत के पास खासकर शेख हसीना को लेकर के क्या क्या ऑप्शंस हैं अभी? नहीं, देखिए, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी इंडिया बांग्लादेश के बीच में डेफिनेटली है और क्रिमिनल्स पहले भी एक्स्ट्राडाइट हुए हैं। क्रिमिनलिटी का जो एलिमेंट है वो ऑलरेडी एक एग्जीक्यूटेड एलिमेंट है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्स्ट्राडिशन ऑलवेज अकर्स व्हेन देयर इज अ रूल ऑफ लॉ, और वहां पर जब आपको ये एक अश्योरेंस है और श्योरिटी है कि पर्सन को एक अनबायस तरीके से लॉ के तहत ट्रीट किया जाएगा, जो आज की डेट में बांग्लादेश के सिनेरियो में नहीं दिख रहा है, क्योंकि वहां पर इस मोमेंट पर एक पॉलिटिकली चार्ज्ड एनवायरनमेंट है जहां पर एक विक्टिमाइजेशन गेम खेलने का एक अपॉर्चुनिटी वो लोग देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये तो कोई ग्राउंड बनता नहीं एक्स्ट्राडिशन का। आप अगर एक फेयर प्ले इंश्योर कर सकते हैं एक जुडिशियल लेवल पर, देन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी और अ पॉसिबिलिटी, बट नॉट एट दिस मोमेंट व्हेन अगर आप इस तरीके से बिहेव करोगे। तो ये केस में एक्स्ट्राडिशन मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी होते हुए मुझे आने वाले समय में दिख रही है। लेकिन अगर एक फॉर्मल रिक्वेस्ट आती है या फॉर्मल रिक्वेस्ट आती है तो ठीक है, आ जाए, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलवेज रिजर्व्स द राइट टू से कि इट्स अंडर कंसिडरेशन। वो जैसे प्रेसिडेंट के पास पॉकेट वीटो होता है कि भाई बिल पास हो गया, मैंने पॉकेट में रख लिया, अब ठीक है, मैं बताऊंगा आपको क्या करना है या नहीं करना, एसेंट दूंगा या नहीं दूंगा। वी कैन एक्सरसाइज द सेम कि ठीक है, इट्स अंडर कंसिडरेशन, विल लेट यू नो। तो इंडिया इज अंडर नो ऑब्लिगेशन कि आपने रिक्वेस्ट कर दी तो हमने जो फॉरवर्ड करना ही करना है, ऐसा नहीं होता। तो देयर आर वेरियस लीगल थिंग्स दैट गो इनटू इट, तो वी कैन ऑलवेज कीप इट अंडर कंसिडरेशन। कंसिडरिंग कि बांग्लादेश में फरवरी में चुनाव होने वाले हैं, इलेक्शंस होने वाले हैं, और जो एक इम्पॉर्टेंट गेम प्लेयर है इसमें वो खालिदा ज़िया का जो बेटे हैं तारिक रहमान, लगभग 17 साल बाद बांग्लादेश में वापसी की बात है, और उनका जो कॉन्सेप्ट है कि बांग्लादेश फर्स्ट, वो बांग्लादेश के डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, और उनकी पॉलिसी बहुत क्लियर है अपने देश को लेकर के। ऐसे में जो इनकी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, जो कहते हैं कि डेमोक्रेसी हमारी स्ट्रेंथ है, मैं डेमोक्रेसी जब आऊँगा तो मैं डेमोक्रेसी का वो जो क्लैरिटी के साथ बोल रहे हैं, डेमोक्रेसी पे मैं सर्वाइव करूँगा अपनी पार्टी के साथ। ऐसे में आप ये जो चुनाव होने वाले हैं फरवरी में, वो कितना, क्योंकि उनको तो मना ही कर दिया गया, बैन कर दिया गया है शेख हसीना की पार्टी को, ऐसे में जितनी भी ये रैडिकल पार्टीज़ हैं जो एक टाइम पे एक सपोर्ट था जिनको, वो रैडिकल पार्टी वर्सेस ये तारिक रहमान की पार्टी हो गई है। ऐसे में जो चुनाव होने वाला है ये डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश के लिए कितना कारगर रहेगा? नहीं, देखिए, इलेक्शन तो बांग्लादेश में फरवरी में होना ही होना है, वो चाहे जो मर्जी हो जाए, बट द लार्जर क्वेश्चन इज कि यहाँ पर अब एस्पिरेशन सबके बन गए हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे इस मोमेंट पर मोहम्मद यूनुस ने इतना डिले 1.5 साल का ऑलमोस्ट क्यों किया, बिकॉज उसका एक ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं अगर वोटिंग एज को 18 से 17 कर दूं जी, तो उससे ये हो जाएगा कि जितने स्टूडेंट्स जो थे जो मेरे साथ जुड़े थे स्ट्रीट प्रोटेस्ट में, वो कम से कम मेरा एक वोट बैंक बन जाएगा। बट वो आज की डेट में करने में वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। दूसरा, मोहम्मद यूनुस ने जिस तरीके से पिछले 1 साल में सरकार चलाई है,
वो एज अ केयर टेकर भी कह लीजिए, लेकिन वहां पर ग्राउंड लेवल पर कोई अचीवमेंट नहीं हुआ है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मोहम्मद यूनुस का खुद का स्टेक होल्डरशिप यहाँ पर निगेट हो गया। जहां पर बचा अब बीएनपी का, दैट इज वन ऑफ दी ओनली कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो एक रहती है अभी इस मोमेंट पर। इस्लामिक पार्टीज कभी भी गेम चेंजर बांग्लादेश में नहीं रही हैं, इस सेंस में कि दे गॉट इतनी पावर कि दे वर एबल टू मेक अ गवर्नमेंट देयर, वो चीज नहीं हो पाई है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि पहली बात, बीएनपी किस तरीके से अपने आप को पोजीशन करती है, लोग कितना अलाइन करते हैं। दूसरा, ठीक है आपने शेख हसीना को बैन कर दिया, बट द क्वेश्चन इज व्हाट इफ शेख हसीना के ही पार्टी के लोग सारे इंडिपेंडेंट बन के लड़ लें इलेक्शन, और कल को अगर वो जीत गए फिर आप क्या करोगे? तो कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पर कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं दिख रही है, कि आप ये नहीं कह सकते कि मतलब 100% जो है बीएनपी का ही आने का संभावना है। पॉसिबिलिटी हाई जरूर है, बट ये कहना कि अश्योर्ड तरीके से वो आएंगे, ये मुश्किल है। मगर जो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, चुनाव होता है डेमोक्रेसी के लिए ही होता है, डेमोक्रेटिकली एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, वो सरकार चलाती है, ऐसे में नॉट अंडर यूएस इन्फ्लुएंस पॉसिबिलिटी है अगर बीएनपी आती है? नहीं, देखिए बीएनपी अगर आएगी, ये कहना कि नॉट अंडर यूएस इन्फ्लुएंस थोड़ा सा इसलिए भी डिफिकल्ट होगा बिकॉज बांग्लादेश इज अ टेरिटरी वेयर देयर इज अ जियो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन ऑफ अमेरिका एंड चाइना टुडे। तो बीएनपी का हिस्टोरिकल लेवल पर अगर हम उसका पास्ट देखें तो वो हमेशा से प्रो चाइना रही है। तो अमेरिका डेफिनेटली नहीं चाहेगी कि एक प्रो चाइना वाला व्यक्ति जो है दोबारा से पावर में आ जाए। या तो बीएनपी और अमेरिका के बीच में कुछ इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि भाई हम आपको भी बैलेंस कर लेंगे, जो हो सकता है कि बैकएंड लेवल पर अभी शायद चल भी रहा हो, हमें नहीं पता। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं भी आती है तो व्हाट आई सी इन बांग्लादेश में भी इज कि एक मिलिट्री कू हो जाएगा और मिलिट्री टेक ओवर हो जाएगा, बिकॉज अमेरिका विल बिकम मार्शल लॉ। हाँ, मार्शल लॉ होगा, एंड अमेरिका इज ऑलवेज मोर कंफर्टेबल इन डीलिंग विद डिक्टेटर्स, बिकॉज डेमोक्रेसी का रियल एसेंस यही है। डेमोक्रेसी में आप डिक्टेटर से ज्यादा कंफर्टेबल होते हो। इफ यू रीड द अमेरिकन हिस्ट्री, यही उनकी हिस्ट्री रही है। वो पूरे वर्ल्ड में जो है प्रचार डेमोक्रेसी का करते हैं, लेकिन डील सारे डिक्टेटर से करते हैं। सो फॉर देम एंड द वर्ल्ड ऑल्सो डेमोक्रेसी इज अ फसाड। जो अभी वो कर रहे हैं आसिम मुनीर के साथ, तो वो बहुत ही क्लियर है। मतलब डेमोक्रेसी आप सोच के देखिए कितनी हिपोक्रेसी है अमेरिका की, कि अमेरिका के थिंक टैंक्स रोज सुबह से रात ये बात बोलेंगे कि इंडिया में डेमोक्रेसी का डिक्लाइन हो रहा है, डेमोक्रेसी डिक्लाइन जा रही है, कम हो रही है, एटसेट्रा, उस पर चैलेंजेस आ रहे हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान के बारे में कभी डेमोक्रेसी को लेकर स्टेटमेंट नहीं आता। सो दिस हिपोक्रेसी नीड्स टू बी कॉल्ड आउट। तो यहाँ पर ये चीज समझनी है कि अमेरिकन जो है वो अपने एजेंडा सेंट्रिक काम करते हैं। अब आप उस एजेंडा में कितना जुड़ना चाहते हो ये आपके ऊपर है। चाइना के लिए पवनीत जी आपको क्या लगता है इस वक्त स्टेक्स कितने हाई हैं? देखिए, चाइना ने जो बांग्लादेश में और म्यांमार में अपनी प्रेजेंस बनाई है वो उसको इतना इजीली लिबरेट नहीं करेगा। चाइना ने जो अपनी प्रेजेंस नेपाल में बनाई है वो उसको इजीली इतना लिबरेट नहीं करेगा। सो क्वेश्चन यहाँ पर यही है, जैसा मैंने आपको बोला कि चाहे वो नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो या म्यांमार हो, तीनों जगह पर आज की डेट में एक कॉम्पिटिशन चल रहा है अमेरिका और चाइना के बीच में। और इसके बीच में अगर कोई पिस रहा है तो वो इंडिया है, क्योंकि इंडिया आज की डेट में दोनों को बैलेंस आउट करके रखना चाहता है, किसी एक कैंप का फॉलोअर नहीं बनना चाहता। और अमेरिका यही चाहता है कि आप हमारे कैंप के फॉलोअर बन जाइए, जो चीज इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं है। चाइना ऐसे कभी भी आउटराइट चीजें नहीं बोलता है कि आप हमारे कैंप के फॉलोअर बन जाइए, बट वो ये प्रेफर जरूर करेगा कि अमेरिकन कैंप में मत जाइए। तो इस तरीके से ये इंडिया की बैलेंसिंग ही यहाँ पर काम आएगी। बांग्लादेश ने अभी हाल फिलहाल 3 सिटीज़ के वीज़ा सर्विसेज टेम्पररीली सस्पेंड किए हैं, जिसमें दिल्ली है, अगरतला है और सिलीगुड़ी है। क्यों, क्या स्ट्रैटेजी है? नहीं, स्ट्रैटेजी ये है कि वो बेसिकली कम्युनिकेट ये करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के थ्रू कि देखिए सारी की सारी पावर सिर्फ आपके पास नहीं है, हम भी आपको हम ट्विस्ट कर सकते हैं। हमें उससे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि अगर आप वीजा सस्पेंड कर भी रहे हो तो उससे इकोनॉमिक लॉस पहली बात तो आपको ही होगा, हमें कोई इकोनॉमिक लॉस नहीं होगा। क्योंकि आज जो शेख हसीना के टाइम पे इकोनॉमिक ग्रोथ बांग्लादेश ने देखा था, वो बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ कंप्लीटली कोलैप्स कर चुकी है। तो ये जो एक पॉलिटिकल लेवल पर उन्होंने सिग्नलिंग करने की कोशिश करी कि वी आल्सो हैव कार्ड्स टू प्ले अगेंस्ट यू, आप उसका इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस देखिएगा 6 महीने डाउन द लाइन, तो वो देखेंगे कि बांग्लादेश वाले जो बिजनेस कम्युनिटी है वो खुद रोएगी इसको लेके, एंड देन दे विल ओनली प्लीड अस कि वी विल रिवाइव द सर्विसेज अगेन। चिकन नेक को लेकर के पवनीत जी बहुत बातें हो रही हैं, वो जो हमारा भारत का चिकन नेक एरिया है, और ये तक हो रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से भी आया, ये बार बार स्टेटमेंट आ रही है कि हम अपनी मिसाइल्स कभी भी यूज़ कर सकते हैं। आसिम मुनीर की जो प्रेजेंट सरकार है पाकिस्तान के, उनके एक युवा विंग के नेता हैं, उनकी कल ही परसों में एक स्टेटमेंट आई है जिसमें वो बहुत ही क्लियरली बोल रहे हैं कि अगर बांग्लादेश में भारत कुछ भी करने की कोशिश करते तो हमारी मिसाइल्स तैयार हैं। चिकन नेक की जब बात करते हैं, खासकर ये जो रंगपुर एरिया है,
जो पूरा ये सेक्टर है, कह रहे हैं कि ये जो रंगपुर डिवीज़न है, इसको ये राइट टाइम है भारत के लिए कि अगर कुछ ऐसा एस्केलेशन होता है तो उसको कैप्चर करना बहुत आसान है, उस पूरे एरिया को ब्लॉक करके, और डायरेक्ट एक्सेस टू द बे ऑफ बंगाल जो है वो डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा। इससे जो हम निर्भर करते हैं उस चिकन नेक की वजह से, ये बांग्लादेश वाले एरिया पे वो पूरा ब्लॉक हो जाता है, जियोपॉलिटिकली एक स्ट्रेंथ दे देता है, खासकर नेवल और सी रूट्स के लिए भारत के लिए एक बहुत ही एक अपर पॉइंट हो जाएगा। कितना आपको प्रैक्टिकल लग रहा है ये पूरा? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो जो उनके और हमारे यहाँ के जो युवा नेता हैं उनको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ना तो उनके यहाँ के युवा नेता को वहाँ की युवा सीरियसली लेती है और हमारे यहाँ पर भी 55-60 साल के युवा नेताओं को कोई सीरियसली नहीं लेता। दूसरी जहाँ तक बात ये है कि जहाँ तक अगर हम चिकन स्नेक की या सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात करें तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर एक सिक्योरिटी थ्रेट है। वो ये नहीं है कि कोई भी एडवर्सरी उसको चोक करेगा, बट वहाँ पे वो केओस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का, जो कनेक्ट करता है इंडिया को नॉर्थ ईस्ट को लेकर, आज की डेट में अगर किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी होती है तो उस पर्टिकुलर एरिया पे एक अफेक्ट जरूर आएगा। इंडिया ने ऑलरेडी प्रिवेंटिव लेवल पर वहाँ पे अपने मिलिट्री गैरिसन्स लगा रखे हैं जी। और साथ ही में वहाँ पर जो एयर लेवल पे और मिलिट्री लेवल पर रिकनाइसेंस एक्टिविटीज हैं वो आज की डेट में इंडिया को ऑलरेडी सिक्योर कर रही हैं। बट जहाँ तक बात आती है टेरिटोरियल ऑक्यूपेशन की, मुझे नहीं लगता कि इंडिया ये काम कभी करेगी, बिकॉज कैप्चरिंग समबडीज टेरिटरी विच हिस्टोरिकली नेवर बिलोंग्ड टू अस इज नॉट आवर पॉलिसी। तो ये चीज हम कभी नहीं करेंगे डेफिनेटली। तो अगर आप ये सोच रहे हैं, जैसे कई लोग सोशल मीडिया पे इमोशनलिज्म पे ज्यादा आ जाते हैं कि नहीं आप जो है पूरे नॉर्थ बांग्लादेश को काट दो, वो पूरे एरिया को जो है चिकन नेक को करके अब आप एलिफेंट नेक बना दो, ऐसे नहीं होता। देखो, दिस इज नॉट हाउ द कंट्रीज वर्क। आप अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड कीजिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आप अपने प्रिवेंटिव स्टेप्स लीजिए, विच इज मोर इम्पोर्टेंट। बट ऐसे किसी की टेरिटरी को इलीगली ऑक्यूपाई करना इंडिया नहीं करती है और ना ही कभी करेगी। हमारी टेरिटरी जिसने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखी है, विच इज इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर, आईओ के, हम उसको जरूर लेंगे, लेकिन ये काम नहीं होगा। जैसे कि बांग्लादेश में अब अगले साल चुनाव है, वैसे ही पश्चिम बंगाल में भी अगले साल चुनाव होने वाला है। ऐसे में सिचुएशन जो है वो बहुत ही, क्योंकि भारत में भी एसआईआर और इन सब चीज़ों पर काम तेज़ी से शुरू हो गया है और बहुत सारे लाखों लोगों को बॉर्डर छोड़ते हुए वापस बांग्लादेश की तरफ भागते हुए भी देखा गया है। ये सारी रिपोर्ट्स हैं। और जो एसआईआर के चलते लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लगभग 60 लाख प्लस लोगों के जो कागज़ हैं वो या तो फर्जी हैं, या तो डेड हैं, या तो नॉन एग्जिस्टियल हैं, या तो क्वेश्चन मार्क है। तो बहुत सारा एक बड़ा फैक्टर उसमें भी प्ले कर रहा है। ऐसे में ये जो पश्चिम बंगाल के चुनाव के चलते अपने भारत की, क्योंकि हम इंटरनल सिचुएशन की भी बात करते हैं, ये जो पूरा सिनारियो है वो ये इस वक्त कितना क्रिटिकल है? नहीं, क्रिटिकल डेफिनेटली है, क्योंकि इलीगल इमिग्रेशन को लेकर के, इलीगल इमिग्रेशन हैज ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम और उसको टैकल करने के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं, जिसमें एसआईआर भी एक स्ट्रेटजी है। दूसरी बात ये है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को जब तक आप यहाँ से रूट आउट करके नहीं भेजोगे, तब तक पहली बात तो वो आपके रिसोर्सेज को ड्रेन करेंगे ही करेंगे। लेकिन इशू इंडिया में क्या आता है कि आप किसी इलीगल इमिग्रेंट को पकड़ो तो यहाँ पर कुछ लोगों को दर्द होने लग जाता है, उनको ह्यूमैनिटेरियनिज्म देखने लग जाता है। तो उसको, उन लोगों को उस समय ये लगता है कि नहीं, इंसानियत के नाते इनको क्या करना है भेज के। भाई अगर इंसानियत के नाते आपको रखना है तो एक काम करो, आप अपने घर में रख लो, देश में नहीं रहेंगे फिर ये, ठीक है। तो ये जो सो कॉल्ड एक स्यूडो ह्यूमन राइट ब्रिगेड यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है, जिसमें वो सारे वकील, लॉयर्स का पूरा जो एक गैंगस्टरिज्म देखने को मिलता है, आप उनको बोलिए कि आप अपने पास रख लो, अपने घर में रख लो। वील आइडेंटिफाई इलीगल बांग्लादेशीज, वील नॉट डिपोर्ट देम टू बांग्लादेश, वील गिव देम टू यू। आप अपने घर में पालो, अपने घर में उनको रखो, नौकर बना के रखो, या अपने घर में उनकी रिश्ते करा दो, बट देश में बाहर नहीं निकलेंगे। इफ यू आर ओके विद दिस, देन दिस इज द पॉइंट वी विल डू। तो इलीगल इमिग्रेशन को लेके आप आने वाले समय में देखोगे कि ये चीजें और बढ़ेंगी, क्योंकि देखिए ये एक वोट बैंक रहा है बहुत पार्टियों का। तो जाहिर सी बात है कि जब ये वोट बैंक आपका, जिसको आपने पिछले 3-4 डेकेड्स लगा के नर्चर किया, जब वो टूटेगा तो अब आपको ये नहीं समझ आएगा ना कि अब मैं किस दूसरे नए वोट बैंक को टैप करूं, क्योंकि नया वोट बैंक बनाना मींस अनदर 3-4 डेकेड्स ऑफ वर्क। उसके लिए आप 3 से 4 डेकेड्स पावर से बाहर रहोगे। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पर फंडामेंटल लेवल पर। नॉर्थ ईस्ट में, खासकर मणिपुर में जो वायलेंस हुआ था, उसको लेकर के आज भी लोग बात करते हैं कि वो एक ऐसा मुद्दा है जिस पे क्लैरिटी नहीं मिली है। और कहीं ना कहीं वही, जैसे शाहीन बाग हुआ, वैसे मणिपुर में भी एक लोकल लेवल पे क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, रकस और अपहीवल। जो इस वक्त नॉर्थ ईस्ट है, जो 7 सिस्टर्स जिनको हम कहते हैं, ये
इन पर ये जो पूरा ये जियोपॉलिटिकल बांग्लादेश में जो भी अपहीवल है, अभी कुछ महीनों पहले जो नेपाल में हुआ, इस पूरे सेवन सिस्टर के एरिया को कितना बड़ा इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? नहीं देखिए, या किस तरीके से इस चीज़ से उभरेगी? नहीं, एक चीज आपको ये समझनी है कि शाहीन बाग इज नॉट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका 2014 में ही हुआ था कि जब ये सरकार आई थी उस समय इन्होंने एक नया नैरेटिव स्टार्ट किया था। जब से वहां से ये इग्निशन हुआ अवार्ड वापसी कैंपेन, कि भाई हम जो है एक अथॉरिटेरियन रेजिम के अवार्ड नहीं रखेंगे, तो अवार्ड वापस कर दिए उन्होंने। पैसे जो अवार्ड के साथ मिले थे वो खा गए, तो वहां से ये पूरी गेम स्टार्ट होती है। उसके बाद अथॉरिटेरियनिज्म आया, फिर इंडिया में मेजोरिटेरियनिज्म आया, फिर लॉज को लेके बात हुई, एंड देन शाहीन बाग स्ट्रीट प्रोटेस्ट, देन फार्म लॉ स्ट्रीट प्रोटेस्ट, और उसके बाद फिर ये आई लव मोहम्मद एंड ऑल दिस थिंग्स केप्ट हैपनिंग। एक चीज हमें जो समझनी है, पहली बात वो ये है कि इंडिया में रेजिम चेंज नहीं आप कर सकते, इसलिए मैंने आपको बोला कि रेजिम डिग्रेडेशन करो। अब रेजिम डिग्रेडेशन का एडवांटेज ये होता है कि आप किसी भी छोटे थिएटर में उसको कर सकते हो। तो मणिपुर बिकेम वन थिएटर। अब मणिपुर के बाद क्या है, अब आप देखोगे कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, पश्चिम बंगाल कुड बिकम अनदर थिएटर। अगर वहां नहीं काम आएगा तो फिर ये नया थिएटर असम में बनाने की कोशिश करेंगे, असम नहीं बनेगा तो फिर उसके बाद किसी नॉर्थ ईस्ट के दूसरे एरिया में करेंगे। तो आप एक चीज ये देखोगे कि सी दीज पीपल हैव मास्टर्ड द टेक्निक ऑफ दिस स्ट्रीट प्रोटेस्ट, प्लस दे गेट एक्सटर्नल फंडिंग फॉर इट। तो आज की डेट में क्या है कि ये जब दोनों चीजें कंबाइन करती हैं तो आप माइक्रो लेवल पर हर जगह आग लगाते रहो छोटी छोटी। दैट इज हाउ दीज पीपल आर प्रोग्रेसिंग टुडे, एंड इवेंचुअली द कंट्री इज रियलाइजिंग, पीपल ऑफ द कंट्री आर रिकॉग्नाइजिंग कि कौन लोग हैं और क्या कर रहे हैं। इसीलिए आप देखो कि इनके साथ क्या असर हो रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट में ये इम्पैक्ट आने वाले समय में बंगाल के इलेक्शन के बाद असम के इलेक्शन तक ये चीज रहेगी। वहां पर थोड़ा वॉलेटिलिटी भी रहेगी, इंस्टेबिलिटी भी रहेगी, दोनों चीजें रहेंगी। पवनी जी, आपको लगता है कंपैरेटिवली जो हमारे नेबर्स हैं पाकिस्तान, मैं स्पेसिफिकली नाम लेके बात करूं तो पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, और मैं श्रीलंका की बात करूं, आपको लगता है इस वक्त जो भारत की 140 करोड़ प्लस आबादी जो है इस वक्त, आपको लगता है जो यंगर जनरेशन है जिसे जेनजी कहते हैं, आप भी उसके बारे में बात करें, कंपैरेटिवली जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनकी जो जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है उससे ज़्यादा बेटर हमारे कहीं ना कहीं जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग या डिकोड करने की कैपेबिलिटी है? आई एम सॉरी टू से, आई डिसएग्री। मतलब मुझे अपनी जेनजी यहाँ की बिल्कुल बेवकूफ़ मूर्ख लगती है, क्योंकि जिस प्रकार की हमारी जेनजी जो है, जिस प्रकार का उनका व्यवहार है, जिस तरीके से वो तंबाकू मुंह में रख के बात करते हैं, द काइंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन दैट दे हैव, प्लस द काइंड ऑफ बेसिक कैपेबिलिटी। मगर आप जनरलाइज कर रहे हैं। मैं जनरलाइज, देखिए अगर आप जेनजी में कह रहे हैं कि 100 लोग हैं तो मैं कहूंगा कि उन 100 में से प्रोबेबली लेट से 10 लोग होंगे जो आप जिनको रेफर कर रहे हैं, लेकिन जो 90 लोग हैं वो अनफॉर्चुनेटली दूसरी कैटेगरी के हैं, क्योंकि उतनी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी इसलिए नहीं बनी बिकॉज आप देखिए कि आज की डेट में ना तो उनको वो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी सिखाई गई है, ना वो उनमें एबिलिटी है किसी चीज। आप खुद देखो ना, आप जब इंस्टाग्राम पे जाते हो, जेनजी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इंडिया के प्रेसिडेंट का नाम क्या, दे फंबल अबाउट दैट। ठीक है, तो आप इस चीज से अंदाजा लगाओ, ये यार ये कोई मतलब पढ़ाने की चीज नहीं है, दिस इज जनरल नॉलेज। अगर आपको ये जनरल नॉलेज नहीं है तो फिर आप 21, 22, 18, 19 साल के इतने बड़े हो गए, आप कर क्या रहे हो जीवन में? बात वही आ जाती है, आप फिर माचा ही पी रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। मगर ये जो आपने एक बात कही थी इससे पहले कि एजुकेशनल लेवल पे, जो स्कूल लेवल है, जो फाउंडेशनल लेवल है, उस लेवल पे कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है। देखिए स्कूल लेवल पर कोर्स करेक्शन का तो ये मतलब है, आज आप एक चीज़ समझिए कि एवरी पेरेंट टुडे वांट्स देयर चाइल्ड टू गो टू एन IB इंटरनेशनल बैकलरेट स्कूल। ठीक है, वो एक नया फैड चल रखा है, क्योंकि वहां पर आप देखिए कि जो ग्लोबल कॉर्पोरेट्स हैं उनका एजेंडा क्लियर है। 5 साल 10 साल की उम्र से बच्चे को एक टैबलेट पे ले आओ, टैबलेट्स पे उस पे PPTs बनवाओ, प्रेजेंटेशंस बनवाओ, PDFs पढ़वाओ, फिर वो 12वीं पास करेगा, फिर उसको किसी एग्जाम को दिलवा के बाहर किसी कॉलेज में पढ़वा के MBA करवा के कॉर्पोरेट स्लेव बना दो। तो वो स्लेवरी सिस्टम स्कूल से स्टार्ट हो रहा है। सो क्वेश्चन ये है कि आज आप देखो कि ये जो सो कॉल्ड टैबलेट पकड़ के और ये लैपटॉप पकड़ के पढ़ने वाले हैं, डू दे हैव द एबिलिटी टू राइट? दे डोंट हैव द एबिलिटी टू राइट। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ पर है। जब तक हम इस चीज़ को रेक्टिफाई नहीं करेंगे, बिकॉज मैंने आपको क्या बोला कि इंडिया में भी एक आइडेंटिटी क्राइसिस है हमारे एजुकेशन को लेके। हम धार्मिक एजुकेशन को पहली बात तो रिग्रेसिव समझते हैं, ठीक है, CBSE को हमने बैकवर्ड बोल दिया, ICSE बहुत लोगों के पल्ले नहीं पड़ती, IB में कॉर्पोरेट स्लेव तैयार हो रहा है। आप करना क्या चाह रहे हो? व्हाट एग्जैक्टली आर यू लुकिंग एट? वेयर इज योर एजुकेशन का विजन टुडे? वी डोंट नो। सो ये चीज़ें जब तक रेक्टिफाई नहीं होंगी तब तक आप ये अगर सोच के रख रहे हो कि
हमारा जेनजी रिलेटिवली बेटर है, मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप किस बेंचमार्क को लेके कह रहे हो कि बेटर है? देयर हैज टू बी सम बेंचमार्क। अगर आपका बेंचमार्क है अंडरस्टैंडिंग और कैपेबिलिटी, तो आई डोंट थिंक वी इवन रीच नियर बाय दैट, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इनकी क्या है वो दिख रही है, कैपेबिलिटी इनकी क्या है वो भी दिख रही है, और देश को लेके कितना प्रेम है इनको वो भी दिख रहा है। तो ये मतलब 100 में से वो 90 जो जेंजी हैं वो दैट्स अ वेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, आई एम सॉरी टू से दैट। 10 जो होंगे प्रोबेबली जिनको थोड़ी बहुत तहजीब है, अकल है, देश को लेके कुछ करने की एक इंटरेस्ट है एटसेट्रा, यस वी कैन डेफिनेटली टैप देम एंड वर्क विद देम। कल एक कार्यक्रम में गई थी मैं पवनी जी, तो उसमें भारत के बारे में डिस्कशन था कि इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है या एक आम पर्सन की स्ट्रैटेजी है भारत सर्वप्रथम को लेकर के क्या होनी चाहिए हर सेक्टर में। इकोनॉमिक सेक्टर हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, कल्चर सेक्टर हो गया। तो एक बात जो मैंने अंडरलाइन की थी कि जब तक कल्चरली भारत को समझेंगे नहीं तब तक बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा प्रेजेंट जनरेशन की कंडीशनिंग करना। एक एग्जांपल मैंने ये दिया था कि जब कोई ऐसी बीमारी हो जाती है किसी इंसान को, डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं वो बीमारी सामने आ पाती है तो जेनेटिक टेस्ट शुरू हो जाते हैं, DNA टेस्ट शुरू हो जाते हैं कि आपकी जो 4 फादर्स थे कहीं वहाँ से तो DNA में नहीं आया। तो ये वही पास्ट में जाने की बात है। प्रेजेंट में तो बीमारी है लेकिन उसको ठीक कैसे करेंगे जब तक उस बीमारी की जड़ नहीं समझ में आएगी, रूट कॉज नहीं समझ में आएगा। तो मैंने बोला कि भाई आपको पास्ट में जाना बहुत ज़रूरी है, जो कोर्स करेक्शन करने के लिए, समझने के लिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो एक बच्चा क्राउड में से उठ करके मुझसे पूछता है कि आपको इतनी क्या प्रॉब्लम है जेन ज़ी से। मैंने कहा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर कंडीशनिंग की ज़रूरत है। प्रॉपर कंडीशनिंग की कि आपको जहाँ पे लगता है कि एक चीज़ आप ठीक से डिकोड, एक इंसिडेंट, एक इवेंट आप ठीक से डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, या उसका 360 पर्सपेक्टिव देना किसी भी चीज़ का, एक ही नज़रिए से तो नहीं देख सकते ना, उसके अदर साइड भी होगी, उसके अलावा और भी 2-3 साइड होंगी। वो काम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ासकर AI, डीप फेक और डिजिटल दुनिया। आप एक सिंपल सी चीज़ देखिए कि जब हम छोटे होते थे, अगर हम किसी एग्जाम में फेल होते थे तो हमारी मदर हमारे को चांटे मारती थी और हम चांटे खा के उसके बाद परफॉर्म करते थे। आज का ये जो सो कॉल्ड फेक जेंजी है, एग्जाम में फेल होगा ना उसके बाद डिप्रेशन का नाटक डालेगा, फिर इनको थेरेपिस्ट चाहिए। इनको थेरेपिस्ट नहीं चाहिए, इनको चाहिए जूते। जब इनको पड़ेंगी चप्पलें जो इनके माँ बाप नहीं मार रहे ना, तब तक ये ड्रामा करते हैं ये पर्टिकुलर नाटक का। आप सोचिए, मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी 2009-10 में करी थी। हमारे टाइम पे भी मैं भी एक फेलियर ही हूँ, मैं पास नहीं करा ना एग्जाम। अगर मैं पास किया होता तो आज मैं IAS ऑफिसर होता। हम भी फेल हुए, हमारे साथ कई बच्चे थे जो पास भी हुए, कई फेल भी हुए। बट आर वी डिप्रेस्ड? आर वी डूइंग दैट न्यूसेंस ऑफ डूइंग डिप्रेशन है करके पागलपन? बट आई सी टुडे पीपल डूइंग दिस। प्रीलिम्स एग्जाम में UPSC के आप फेल हो गए, आपको डिप्रेशन हो गया, क्या नॉनसेंस है जी ये? आप प्रीलिम में फेल हुए, एग्जाम में फेल हुए, इट्स बिकॉज ऑफ यू डिडंट स्टडी। You should introspect why you didn't study and you failed. उसके बजाय आपको चाहिए सिंपैथी सीकिंग। हमारी कंट्री में आज की डेट में Gen Z suffers from attention seeking disorder. And attention seeking disorder is कि भाई घर में अटेंशन मिली नहीं, पेरेंट्स के साथ उतनी बॉन्डिंग है नहीं, तो इसलिए सारा गेम उनका सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया पे उनको सुबह से रात वैलिडेशन चाहिए, वैलिडेशन नहीं मिलेगी तो अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर होगा, वो होगा तो उसका मैनिफेस्टेशन मिलेगा डिप्रेशन। मगर मुझे लगता है पवनी जी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक सोशल मीडिया जो गेम चेंजर कह रहे हैं, सोशल मीडिया का भी अपने आप में एक रोल है कि क्यों ये अटेंशन वाला पूरा इशू हो गया। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि हर एक जनरेशन का जो कंडीशनिंग होती है, जो ट्रीटमेंट होता है वो अलग होता है, कि जो मिलेनियल्स से उनको आप नहीं कंपेयर कर सकते जेन ज़ी से, और जो प्रेजेंट जिसको जो जनरेशन है इसको जेन अल्फ़ा कहा जा रहा है, ये भी बिल्कुल डिफरेंट है। हम अपनी जनरेशन से बिल्कुल डिफरेंट है, हमारा ट्रीटमेंट भी दूसरी तरीके से हुआ। तो ये जिस तरीके से इवॉल्व हो रही है ये दुनिया, उस तरीके से पर्सनालिटी भी तो बच्चों की इवॉल्व हो रही है। आज की डेट में भी देयर आर पीपल जिनके घर में पेरेंट्स के साथ जिनकी बॉन्डिंग है, मैंने उनके घर में कभी किसी टाइप का डिप्रेशन का नाटक नहीं देखा। लेकिन जिस घर में पेरेंट के साथ बॉन्डिंग नहीं है वहां पे बच्चे का डिप्रेशन का नाटक सबसे क्रूशली दिखता है। सो दिस इज अ यूनिवर्सल फिनोमिना कि अगर आपके घर में आपको कुटाई नहीं हो रही है तो आप ये नोटंकी करोगे ही करोगे। मगर कुटाई ही थोड़ी ना, नहीं कुटाई, मैं मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि देखिए, आप सिंपल सी बात मुझे बताइए कि हाउ कैन एन एग्जाम फेलियर कॉज डिप्रेशन टू यू? आई फेल टू अंडरस्टैंड दिस। हाउ कैन एन एग्जाम फेलियर कॉज डिप्रेशन? एंड आज की डेट में एग्जाम फेलियर को लेके ये डिप्रेशन का जो नाटक चल रहा है ना, दिस इज अ प्योर नॉनसेंस। अगर इनके पेरेंट्स इनको बिठा के अगर ये बोले ना कि बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई के टाइम पे इंस्टाग्राम मत चलाओ,
तो ऑब्वियस ही बात है फिर रिजल्ट भी मिलेगा। मगर ये भी इतनी लिमिटेड सीट्स होती हैं सिविल्स की। नहीं किसी तो एग्जाम की देखिए, भी हो, हर आज एग्जाम सिविल्स की हो या कोई लिमिटेड भी, सीट्स होती हैं, तो तो कंपटीशन यही है। हर किसी का बनना, तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी होने चाहिए। नहीं वो आप सी दैट इज अ डिफरेंट डिबेट ऑल टुगेदर कि ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन होने Solutions चाहिए होने और चाहिए। ऑल्टरनेट पाथ्स में भी बंदे को जाना चाहिए। बट यहाँ पर जैसे ये जो व्यवहार होता है जनरल कि जस्ट बिकॉज मुझे एक फेलियर मिल गया और मैं फेलियर के लिए अकस्टम्ड नहीं था। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अक्सर जब कभी यूपीएससी की ट्रेनिंग के लिए कोई बच्चा हमारे पास आता था, जब मैं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता था, और वहां पर अगर कोई बच्चा आके बोलता था कि आई एम अ यूनिवर्सिटी टॉपर और मुझे पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक करना है, आई न्यू दैट पर्सन विल नेवर क्रैक द यूपीएससी, बिकॉज वो एक एरोगेंट माइंड लेके आया कि मैं तो टॉपर हूं, मैं कुछ भी कर लूंगा। एंड हिस्ट्री प्रूव्स दैट वो बच्चा अक्सर स्ट्रगल करता था। एक एवरेज स्टूडेंट जो डेडिकेटेड कमिटेड है वो एग्जाम पास करता था। So we need to know the right mindset here, rather than doing all this theatrical activity that we do. So education में ये change लाना बहुत जरूरी है कि we need to empower our people, empower our students to be fearless in life. आपको फेलियर से डरना नहीं है, फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। आप फेलियर से सीखिए और आगे बढ़िए। फेलियर को लेके इतना ग्लोरीफाई मत कीजिए कि भाई अब हमने पूरा लॉस ऑफ कंट्रोल हो गया हमारे ऊपर। तो ये चीजें जो हैं कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग लेवल पर अभी भी प्रॉब्लम है। मुझे लगता है आपके साथ ना ये इस पर एक डिफरेंट पॉडकास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एज एन एजुकेटर आपको क्या लगता है कि किस तरीके के जो प्रेजेंट सिचुएशन है यंगस्टर्स को लेकर के क्या कुछ करने की ज़रूरत है उसके लिए। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं जियो पॉलिटिक्स की, तो वापस आ जाते हैं। चलिए बात करती हूँ पाकिस्तान की। अक्सर जियो पॉलिटिक्स में एक बहुत आम टर्म जो कहा जाता है, देयर इज़ नो फ्री लंच इन जियो पॉलिटिक्स। हाल ही में देखा गया कि 2 बार वाइट हाउस के चक्कर लगाए आसिम मुनीर ने। ट्रंप ने भी उनका स्टाचर जिस तरीके से एक स्ट्रेटिजिकली उनके स्टाचर को बूस्ट करने की कोशिश करी। उनको माय फेवरेट फील्ड मार्शल बोलते हैं, फ़ोटो अप्स होते हैं, एक बड़ा एक पैकेज दिया जाता है F-6 फाइटर जेट का $600 मिलियन का। बलूचिस्तान में माइनिंग के लिए एक पैकेज दिया जाता है। IMF लोन्स की बात होती है। बहुत सारे इस वक्त बिलियंस ऑफ पैसे पाकिस्तान के ऊपर बरस रहे हैं। अगेन नो फ्री लंच इन जियो पॉलिटिक्स। और ट्रंप से ये उम्मीद करना, जो कि एक बहुत स्ट्रेटिजिक बिजनेसमैन रहे हैं और जो अपने फ्लिप फ्लॉप साइट्स के लिए भी जाने जाते हैं, तो एकदम से एक जियो पॉलिटिक्स में एक चेंज आता है। और भारत के पर्सपेक्टिव से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये चेंज आता है और पाकिस्तान को खुले हाथों से अपनाया जाता है। कितना बड़ा प्राइस आसिम मुनीर को इसका पे करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप का जो विजन है 20 पॉइंट गाज़ा प्लान, 20 पॉइंट गाज़ा प्लान मतलब गाज़ा में वो पीस कीपिंग के लिए हर इस्लामिक कंट्री से बोल रहे हैं तुम अपने सोल्जर भेज दो, तुम अपने सोल्जर भेज दो। कोई नहीं मिला तो उन्होंने आसिम मुनीर को राजा बना दिया, उनके थॉट्स में राजा बनाया, और अब कह रहे हैं कि अपनी पीस कीपिंग फोर्स वहाँ पे भेजो, अपने सोल्जर्स भेजो वहाँ पे, जिसको उनकी इंटरनल उनकी कंट्री में भी लेकर के एक बैकलैश चल रहा है। खैर आप ये बताइए कितना बड़ा प्राइस आसिम मुनीर पे करने वाले हैं इस प्यार? देखिए, आप अगर ट्रंप को एक स्ट्रेटेजिक बिजनेसमैन मानते हैं तो पहली बात तो वो थोड़ा सा एक डिबेटेबल इशू है, बिकॉज वो सिर्फ एक गोरा विजय माल्या है और कुछ नहीं है उसमें फर्क। उसकी हरकतें आप देखो, मतलब आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि अमेरिका के इतने बड़े राष्ट्रपति के सामने वर्ल्ड के एक सो कॉल्ड अभी प्रेजेंट टाइम में जब तक फड़फड़ाता हुआ सुपर पावर है तब तक, कि उसके एक प्रेसिडेंट के सामने एक दूसरे देश का एक फील्ड मार्शल आता है और एक मतलब टेची खोल के उसमें से पत्थर निकाल के दिखा रहा है और वो पत्थरों की फोटोएं दिखा रहा है कि देखो ये जी रेयर अर्थ मेटल है। आप इस चीज से अंदाजा लगा लो कि उस बंदे का क्या विजन होगा, कि जो बंदा पत्थर देख के और पत्थरों से इंस्पायर हो रहा है। जो हमारे यहाँ पर बॉम्बे के कोलाबा के मार्केट में ना वो पत्थर सड़कों पे फुटपाथ पे बेच रहे होते हैं, वो 150-150 रुपए के, वहीं से शायद लिए भी होंगे इसने। वो पत्थर दिखा दिखा के वो ट्रंप को पहली बात तो इंटाइस कर रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, ट्रंप का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है कि मुझे पैसा कमाना है। आज की डेट में चाहे इंडिया हो या ग्लोबल लेवल पर हो, कोई पॉलिटिक्स में देश सेवा के लिए नहीं आता है। पीपल कम टू पॉलिटिक्स बिकॉज इट्स अ बिजनेस। उसके लिए भी वो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि वो प्रेसिडेंट बना हुआ है वहां पे, और उस पर्पज से जब वो वहां पर गया है, वो आज की डेट में ये देख रहा है कि पाकिस्तान मेरे लिए किस तरीके से काम आ सकता है, और पाकिस्तान उसके लिए इस मोमेंट पर एक क्रिप्टो करेंसी का हब बनने के लिए तैयार है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि रेलेवेंस ऑफ आसिम मुनीर इज नॉट एनीथिंग एल्स बट ओनली व्हाट इज कॉल्ड एज द न्यू क्रिप्टो करेंसी। क्योंकि देखिए, अमेरिका का डॉलर जा रहा है नीचे, देयर आर ब्रिक्स कंट्रीज विच आर टॉकिंग अबाउट डी डॉलराइजेशन। ट्रंप को ये बात पता है, और कोई आदमी जो बेचैन होता है वो बेचैनी में फजूल की बातें करता है, जैसे ट्रंप कर रहा है कि किसी ने डी डॉलराइजेशन किया तो मैं टैरिफ लगा दूंगा। तू ये बता कि लोग डी डॉलराइजेशन की बात कर क्यों रहे हैं?
तो उस पर इंट्रोस्पेक्ट करना। तो ये एक क्लासिक स्ट्रेटेजी होती है एक पढ़ाते हुए आदमी की जो घबराया हुआ होता है, पहली बात तो। और दूसरी बात ये है कि ट्रम्प आज की डेट में ये देख रहा है कि कल को अगर डॉलर जाता भी है तो डॉलर की हेजेमनी को मेंटेन करने के लिए क्या अमेरिका कोई ऐसी ऑल्टरनेट करेंसी चैंपियन कर सकता है जो जिसमें अमेरिका का इंटरेस्ट बना रहे, विच इज क्रिप्टो करेंसी। तो इस रीजन से पाकिस्तान जो इस मोमेंट पे हब बना हुआ है ग्लोबल क्रिप्टो लेवल का, और जो आगे वो बनने के लिए दे रहा है अपनी अपॉर्चुनिटी भी, इस रीजन से पहली बात तो आसिम मुनीर को हमें देखना है। तो यहाँ पर अमेरिका का और पाकिस्तान का रिलेशन इस चीज से एक्सप्लेन हो रहा है। ये जो गेम है इसके पीछे की चीजें बाकी हैं, ये जो पत्थर उठा लिए उसने पत्थर दिखा रहा है या माइनिंग कर रहा है एंड ऑल दैट, दीज आर जस्ट कवर एक्टिविटीज। द रियल गेम इज टुडे क्रिप्टो। तो लेट्स सी हाउ दिस अनफोल्ड्स एंड हाउ आसिम मुनीर इज एबल टू पोर्ट्रे हिमसेल्फ। लेकिन जो ट्रम्प का 20 पॉइंट गाजा प्लान है, जिसके लिए यूएस के स्टेट सेक्रेटरी का भी ये बयान आता है कि पाकिस्तान ने कंफर्म कर दिया, एक वीडियो में कंफर्म किया है मार्को रूबियो ने, कि पाकिस्तान ने ऑफ़र किया है कि अपने जो सोल्जर्स हैं वो गाज़ा में भेजेंगे पीस कीपिंग फोर्स के लिए। मैं इसके पर्टिकुलरली बात करती हूँ। तो अगेन नो फ्री लंच, इतना प्यार जो बरसाया जा रहा है, आपने तो एक क्रिप्टो करेंसी और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से बता दिया, लेकिन गाज़ा पर्टिकुलरली जो एक विजन जो है अपना, जो एक सपना है ट्रम्प का, ऐसे में आपको लगता है कि अपने सोल्जर्स भेजेंगे? देखिए, आप इस चीज को सबसे पहले फंडामेंटल क्वेश्चन को एड्रेस कीजिए कि ट्रम्प का जो ये सो कॉल्ड 20 पीस प्लान है, दिस इज इटसेल्फ अ साइन ऑफ अमेरिकाज डिक्लाइन। अमेरिका जिसने हमेशा फ्रंट फुट पे आके वर्ल्ड के किसी भी कोने की किसी भी कंट्री में अपने सोल्जर्स खुद उतारे थे, आज जब वो इस चीज को लेकर रिलक्टेंट है कि मैं अपने सोल्जर नहीं भेजूंगा बल्कि तुम जो है अपने 10-10 लड़के इकट्ठे करके भेज दो वहां पे, हम देख लेंगे वो 100 लड़के इकट्ठे कर आप उसी चीज से समझ जाइए कि अमेरिका का क्या भविष्य दिख रहा है यहाँ पर। ये 20 पीस प्लान जो आया था, इसको सुनते सार द 2 कंट्रीज हैप्पीएस्ट इन द वर्ल्ड वर रशिया एंड चाइना, हु वांटेड अमेरिका's डिक्लाइन टू बिगिन लाइक दिस। इसी रीजन से आप देखिए कि पहली बात, किसी भी वर्ल्ड की कंट्री ने इस प्लान की तारीफ नहीं करी। और अमेरिका तो ऑब्वियस ही बात है, वो पैकेजिंग ऐसी कर रहा है कि भाई हमने तो जो है गाजा में लड़ाई रुकवा दी। अरे लड़ाई तो रुकवा दी, लेकिन क्वेश्चन ये है कि तुम्हारी खुद की पावर भी तो गई। ठीक है, आज की डेट में अगर आप एक कॉन्सर्ट बना देते हैं यहाँ पर, जो कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप था एक टाइम पे, वो कॉन्सर्ट ऑफ मिडल ईस्ट बन जाता है, तो यहाँ पर इस गेम में फिर अमेरिका का क्या इंटरेस्ट रहा। और जहां तक पाकिस्तान की बात है कि भाई पाकिस्तान अपने सोल्जर भेजेगा, भाई वो अपने सोल्जर भेज के आज की डेट में गाजा को क्या प्रोटेक्ट करेगा, जो अपनी टेरिटरी में बलूचिस्तान को तो प्रोटेक्ट कर नहीं पा रहा। वहां पे तो उसके सोल्जर्स रोज पिट के आते हैं। तो पहले उनको खुद भी तो ये देखना चाहिए कि उनकी खुद की क्या हालत है और हैसियत है बिफोर गोइंग टू गाजा। बाकी ये है कि ठीक है, पाकिस्तान की आर्मी कोई प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, वो बाड़े के टट्टू हैं। वो कभी सऊदी अरेबिया जाके वहां के किंग को प्रोटेक्ट करते हैं, उसके जूते साफ करते हैं, कभी अब ट्रम्प के कहने पे गाजा चले जाएंगे। तो ठीक है, दे आर नॉट अ प्रोफेशनल आर्मी। वो तो ऐसे ही है कि मतलब एक वो लेबर सप्लाई है, वो कहीं पर भी यूज हो जाती है। अंदर उनकी कंट्री में तो बैकलैश हो रहा है ना इसका, कि क्यों आप वहाँ पे मुसलमानों को, हमारी आर्मी को मरने के लिए भेज रहे हैं। नहीं, उनकी कंट्री में वो बैकलैश तो देखो क्या है कि इंटेलेक्चुअल लेवल पर टीवी डिबेट्स में हो रहा है, ग्राउंड लेवल पर वहां पर लोगों की हैसियत तो है नहीं कि स्ट्रीट लेवल पर उतर के आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट करें। तो वो चीज तो पॉसिबल है नहीं वहां पर। बाकी ये चीज को लेकर डिबेट जरूर पाकिस्तान में चल रहा है कि हमारा क्या इंटरेस्ट है। करेक्ट। एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान इज अ स्टेट व्हिच इज नॉट आंसरेबल टू एनीबॉडी। उसको कोई आंसर थोड़ी देना है अपने लोगों को कि हमने क्यों किया। तो वो तो अपने गेम में अपना व्यस्त है बस। पाकिस्तान का एक और जो एक स्टैंड आया है कि जिस तरीके से बांग्लादेश के साथ एक सिक्योरिटी और डिफेंस पैक्ट किया था, उन्हीं लाइंस पे सऊदी अरेबिया के साथ भी एक डिफेंस और सिक्योरिटी पैक्ट है कि अगर आपने बांग्लादेश के खिलाफ लड़ाई की, जैसे मैंने आपसे बताया ही कि एक स्टेटमेंट आया था, तो हम भी उस लड़ाई में, ये हमारा सिक्योरिटी अंडरस्टैंडिंग है, ये स्ट्रेटेजिक हमारा डिफेंस पैक्ट हो गया है। वही सेम सऊदी अरेबिया के साथ। भारत पे इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज सऊदी अरेबिया ने पहली बात कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं करनी विच इज डेट्रीमेंटल टू इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो फिर क्यों ये पैक्ट नहीं, ठीक है, वो पैक्ट साइन करना इसलिए भी है क्योंकि वो दोनों इस्लामिक नेशंस हैं। आफ्टर ऑल हिस्ट्री ये कहती है, जिसने इतिहास पढ़ा है, कि पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड 2-4 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, उनको बनाने के लिए पैसा भी सऊदी अरेबिया से आया था। तो अगर उनके पास 20 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, जिसमें से 3 पाकिस्तान ने खुद असेंबल करे, बाकी अमेरिका ने लाके वहां रख दिए और सो कॉल्ड पाकिस्तानी न्यूक्लियर एसेट बन गया, तो पाकिस्तान आज की डेट में जानता है कि उसके लिए सऊदी क्यों रेलेवेंट है। और सऊदी को भी अगर थोड़ा सा पैसा अमेरिका के कहने पे उसने अगर दे भी दिया सिक्योरिटी लेवल पर यहाँ पे, तो दैट इज नॉट गोइंग टू एक्ट एज डेट्रीमेंटल टू इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन एनी सिनेरियो। तो ये चीज इंडिया को अफेक्ट नहीं करती बिल्कुल भी।
इम्पैक्ट आपको लगता बिल्कुल है नहीं, कहीं से भी नहीं करते, लेकिन बिकॉज सऊदी अरेबिया का जो इंटरेस्ट इंडिया के साथ है वो पाकिस्तान नहीं पूरा कर सकती। लेकिन बांग्लादेश के साथ ये इम्पैक्ट कर सकता है भारत को। नहीं, कैसे इम्पैक्ट करेगा? मतलब ये आप सोच के देखिए कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि अगर तुम बांग्लादेश में कुछ करोगे हम अपने मिसाइल उड़ाएंगे। तुम करके देख लो, फिर तुम बलूचिस्तान को बैठोगे, ट्राई करके देख लो एक बार। बिकॉज वन थिंग इज वेरी क्लियर, ये चीज उन्होंने ये हरकत पहले भी करी थी। व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस? दे लॉस्ट ईस्ट पाकिस्तान। यू ट्राइड वंस मोर, यू लूज बलूचिस्तान। चॉइस इज योर्स, करके देख लो आप। आसिम मुनीर की भी हम एक बात कर रहे थे, तो एक सवाल मेरा और था जो रह गया कि आसिम मुनीर जैसे यस मैन है, अब ट्रम्प का जिस तरीके से हम पूरा डिस्कशन भी हुआ हमारा, ऐसे में चाइना अपने आप को कहाँ नेविगेट करता है? क्योंकि सीपेक भी होल्ड पे चला गया और ख़ासकर इमरान खान के जेल जाने के बाद कहीं ना कहीं उन रिलेशंस में जो पाकिस्तान और चाइना के थे, कहीं ना कहीं एक कोलैप्स तो हुआ है। इस कोलैप्स को या इस करीबी इस क्लोजनेस को जो ट्रम्प और आसिम मुनीर पाकिस्तान की हो रही है, उसमें चाइना का जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, उसको आपको क्या लगता है कितना? नहीं, चाइना ने बहुत स्ट्रेटेजिकली और पेशेंट तरीके से पाकिस्तान को कोट करके नर्चर करने की कोशिश की थी, बट उसको वो रिटर्न मिला नहीं। आप आज की डेट में ग्वादर पोर्ट को जो उन्होंने बनाया सीपेक के तहत, उसको भी देखिए कि वहां पर जो उन्होंने एक प्रोजेक्टेड एस्टिमेट लगाया था उसका 30% कार्गो ट्रेड हो रहा है। आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए कि उन्होंने क्या अचीव किया। दूसरा ये है कि पाकिस्तान आज की डेट में चाइना के इंजीनियर्स को तक तो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाया जो काम कर रहे थे सीपेक पे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका का एंट्री हुई इस पॉइंट पे ही है, क्योंकि चाइना वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद पाकिस्तान, और ये फ्रस्ट्रेशन पोटेंशियल को अगर किसी ने टैप किया तो वो अमेरिका ने किया। और यहाँ पर पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट है, वो तो कटोरा लेके घूम रहे हैं, उनको तो जो जहां से पैसा मिल जाए, सऊदी अरेबिया 10 रुपए रख दे उनके पास चले जाएंगे, अमेरिका 100 का नोट दे दे उसके पास चले जाएंगे, चाइना पहले 500 का नोट रखता था उसके पास जाते थे। कल को कोई रशिया आके बोले कि लो हमसे भी 200 रुपए ले लो, उसके आगे भी चले जाएंगे। अभी घुस गया था, आप देखो वो उनका जो पाकिस्तान का शहबाज शरीफ है, वो एर्डोगान के साथ पुतिन की मीटिंग हो रही है, वो दरवाजा खोल के अंदर भाग गया वहां पे। मतलब मानसिक तौर से पागल हो आप? दो हेड ऑफ द स्टेट बैठे हैं, तेरे को बाहर बिठाया हुआ है कि चाय पानी अरेंज कर, तू अंदर घुस गया जाके वहां पे। तो आप इसी चीज से अंदाजा लगाओ कि इनकी क्या हैसियत है वर्ल्ड में, इनको क्यों सीरियसली लेना है इतना। अच्छा, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो प्रेजेंट फेस ऑफ चल रहा है, आपको लगता है 2026 में ऐसा कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में? नहीं, बड़ा कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं मुझे होते हुए दिखता, बट ये है कि एयर स्ट्राइक्स ही चलते हैं। एयर स्ट्राइक्स और लिमिटेड लेवल पे ये जो स्ट्राइक्स हैं ये तो डेफिनेटली चलती रहेंगी, क्योंकि पाकिस्तान का हमेशा से ऑब्जेक्टिव गेम प्लान क्या है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें? नहीं, उसमें इशू मेन ये है कि पाकिस्तान हमेशा से ये चाहता था कि अफगानिस्तान मेरा एक क्लाइंट स्टेट बन के रह जाए, जो कि अब नहीं है पॉसिबल। क्योंकि अफगानिस्तान में जब से तालिबान आया उसने ये चीज को असर्ट किया कि यार हम एक सोवरेन पावर है, हम अपने देश को अपने हिसाब से चलाएंगे, आपके हिसाब से नहीं चलेगा। और ये चीज पाकिस्तान को टॉलरेबल नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस रीजन से वो लिमिटेड लेवल पर एयर स्ट्राइक्स जो है और ये लिमिटेड लेवल के क्लैशेस आप अक्सर देखते रहोगे दोनों देशों के बीच में। दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू कंटिन्यू थ्रू आउट, बट हाँ उसका कोई मेजर लेवल एस्केलेशन हो जाए, इट्स वेरी अनलाइकली। इस वक्त अगर मैं भारत की बात करूं स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान की ओर से, आपको क्या लगता है कि भारत की पोजीशन इस वक्त कितनी कंफर्टेबल है इस वक्त? भारत कितनी कंफर्टेबल पोजीशन? नहीं, कंफर्टेबल तो देखो कहना, क्योंकि जो इंटरनल क्राइसिस पाकिस्तान में चल रहा है, बलूचिस्तान को लेकर के चल रहा है, एक सिमरिंग एक पॉट है, वो कभी भी फट सकता है, वो ये वाली बात भी है। क्योंकि जहाँ पे वो अपनी कुछ भी करते हैं तो एकदम से बलूचिस्तान खड़ा हो जाता है कि हाँ तुम थोड़ा बैठे देखो, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ बलूचिस्तान नहीं है। आज की डेट में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा हेडेक जो है वो उसकी खुद की आवाम, उसकी पॉपुलेशन है। कल को जो परिस्थितियां पाकिस्तान में बन रही हैं, पाकिस्तान के अंदर एक जो फॉल्ट लाइन सबसे बड़ी दिखती है बनती हुई, वो ये है कि वहाँ की पॉपुलेशन ही खुद सड़कों पर उतरने वाली है। और जिस दिन ये हो गया उस दिन आर्मी उस चीज को कैसे मैनेज करेगी? अगर आर्मी ने अपनी फोर्सेज का प्रयोग करके लोगों को कुचलने की कोशिश करी तो अमेरिका में बवाल होगा कि ट्रम्प जो है ये गलत आदमी को कोट कर रहा है, तो वो भी हमारे फेवर में है। और सड़कों पे अगर लोग उतरेंगे, उनको अदरवाइज आप मैनेज नहीं करोगे तो आसिम मुनीर की पावर थ्रेटन होगी, वो भी हमारे हित में है। तो जो भी पाकिस्तान के अंदर होने जा रहा है आगे आने वाले समय में, उसमें हमें वरी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उस बौखलाहट में अगर पाकिस्तान ने ये कोशिश करी कि वो कश्मीर में कुछ करे, तो जो ऑपरेशन सिंदूर पॉज में है फिर वो रिवाइव हो जाएगा और इस बार फिर भयंकर ही होगा जो भी होगा। अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन ये पूछूंगी, ऑपरेशन सिंदूर क्या रुका हुआ है आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग क्या, गवर्नमेंट ने खुद ये चीज पब्लिकली बोली है कि इट इज ऑन पॉज, ऑनगोइंग। इट इज ऑन पॉज, इट हैज नॉट कंप्लीटेड। नहीं, ये तो ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि इट इज ऑन पॉज। पॉज का मतलब ये है कि यू डू वन मोर एक्टिविटी ऑफ दिस नेचर एनीवेयर इन इंडिया, यू विल सी इट्स रिवाइवल
अगर जैसे अभी रेड फोर्ट ब्लास्ट हुआ तो ऑपरेशन, तो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टैंड है गवर्नमेंट का कि अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर होल्ड पे डाला हुआ है, पॉज पे चल रहा है, लेकिन आपको लगता है कि लार्जर स्ट्रैटेजी, लार्जर इसमें पूरा जो डायरेक्शन है जियोपॉलिटिकल, वो ये है कि एक इंटरनल एक सिचुएशन है जो सरकार काम कर रही है या देश काम कर रहा है? नहीं, इंटरनल मीन्स सरकारी लेवल पे जिस तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बर्स्ट किया जा रहा है, छोटे छोटे आउटफिट्स को, नहीं स्लीपर नहीं, सेल्स देखिए को। ये जो पाकिस्तान है वो पहली बात तो अपने उस जिहादी फैक्ट्री को बंद तो करेगा नहीं, क्योंकि अगर उसको बोला कि भाई आप कश्मीर में मत लड़ो तो फिर क्वेश्चन ये है कि कहाँ लड़ेंगे। तो आज उसकी एनर्जी को डाइवर्ट करने के लिए वो इंडिया में होम ग्रोन टेररिज्म को रिवाइव कर रहा है, जो कि हमने लाल किला में देखा। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर इस मोमेंट पर अगर उसने अपने डोमेस्टिक लेवल पर जो पॉपुलेशन की अपराइजिंग होगी, या बलूचिस्तान में कुछ होगा, या सिंध में कुछ होगा, या खैबर पख्तूनवा या बलूचिस्तान के साथ साथ आप गिलगिट बल्टिस्तान की टेरिटरी तक ले लो, कहीं कुछ होगा, तो हाउ विल पाकिस्तान मैनेज इट? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अगर पाकिस्तान उसको मैनेज करने के लिए फोर्स का प्रयोग करता है, इट विल क्रिएट ग्लोबल रेपरकेशन। अगर वो फोर्स का प्रयोग नहीं करता है तो वो डाइवर्जनरी टैक्टिक इंडिया के ऊपर कुछ करेगा। इंडिया के ऊपर कुछ करेगा तो उसका कॉन्सिक्वेंस उसको रिटर्न में मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू सिंदूर 2.0। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान इज इन अ ट्रैप राइट नाउ। और जहां तक बात रही अमेरिका की, वो बंदा ट्रम्प आज की डेट में गाजा में अपने सोल्जर भेजने को तैयार नहीं है, वो पाकिस्तान को बचाने क्या आएगा? और जो उनको पता है कि हिस्टोरिकली जो पहले के पास्ट के एक्सपीरियंसेस रह गए हैं कि फ्लिप फ्लॉप करने की ट्रम्प की हमेशा से आदत है। एग्जैक्टली, ट्रम्प किसी का खुद का नहीं है, वो तो अपनी बीवी का भी नहीं था। आपने एप्स्टीन फाइल्स में भी देख लिया अब तो आप ट्रम्प से क्या उम्मीद रखते हो कि वो किसी का होगा? सो यहाँ पर ये चीज क्लियर है कि इस केस में पाकिस्तान इज इन अ वेरी वोलेटाइल सिचुएशन राइट नाउ। फ्यूचर उसको खुद ही समझ आ जाएगा आने वाले समय में कि क्या होने वाला है। पवनी जी, बहुत इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन रहा, कहीं पर भी थोड़ा सा भी डिप नहीं आया। मैंने आपसे बहुत एट लेंथ फोकस हमारा, क्योंकि बांग्लादेश इस वक्त एक है ही एक टॉपिकल इशू जिस पर बहुत सारी बातें हो रही हैं, सबकी नज़रें बांग्लादेश में हैं, क्योंकि हैशटैग भी बहुत कॉमन चल रहा है सोशल मीडिया पे बांग्लादेश को लेकर के। तो बहुत अच्छी चर्चा रही है और मुझे लगता है एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझना पाकिस्तान और क्रिप्टो करेंसी वाला जो पॉइंट है, मुझे लगता है ये बहुत एक मेजर, जो पाकिस्तान और ट्रम्प के रिलेशंस में क्रिप्टो करेंसी वाला जो पॉइंट आपने बोला, एक मेजर मेरे लिए मुझे लगता है कि शो के पर्सपेक्टिव से एक बहुत अच्छा टेक अवे है इस कॉन्वर्सेशन का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस शो। थैंक यू वेरी मच। फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही। नमस्कार।